नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं और अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट लेकर आए हैं। ये 4 अगस्त 2022 की आई हुई जजमेंट है और इस जजमेंट की देखिए रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो और इस जजमेंट में ये था, देखिए 313 के ऊपर जो 313 में जो अक्यूज की जो स्टेटमेंट ली जाती है उसके ऊपर अच्छी डिस्कशंस की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और हुआ क्या था इस केस में, थोड़ा सा ब्रीफ मैं बता देता हूँ। इस केस में हुआ क्या था कि अक्यूज्ड हैं जो कि अपीलेंट्स थे, उनको सजा दे दी गई थी। नीचे की जो ट्रायल कोर्ट है और हाई कोर्ट ने भी सजा को कंफर्म कर दिया था। 307 आईपीसी के अंदर और आर्म्स एक्ट के अंदर सजा सुना दी थी। तो बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंसेस को एनालाइज किया और पाया कि जो 313 की जो स्टेटमेंट थी, जो अक्यूज जो 313 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं जो ट्रायल में, उस स्टेटमेंट को अच्छे से कंसिडर नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया और जो अपीलेंट्स थे उनको जो है बरी कर दिया। तो देखिए, आइए हम इसके कंटेंट्स को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या था इस जजमेंट में। थोड़ा सा बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक। और हम जो खासकर जो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं, चाहे झूठे ट्रायल फेस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो इसके जो कंटेंट्स हैं हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देख के ही आप इसके ऊपर देख सकते हैं। तो देखिए क्या था इसमें। देखिए, अपील जो फाइल की थी वो जजमेंट थी सो एंड सो passed by High Court of the Madhya Pradesh at Jabalpur in criminal appeal so and so। तो हाई कोर्ट ने क्या किया था कि अपीलेंट की जो अपील थी उसे डिसमिस कर दिया था। passed by the first additional session judge so and so डिस्ट्रिक्ट के सेशन ट्रायल so and so था और कंफर्म कर दिया था कि जो कन्विक्शन है 307 जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं इंडियन पिनल कोड की, और सेक्शन 25 और 27 आर्म्स एक्ट के अंदर उनकी जो सजा को कंफर्म कर दिया था। और इसमें कहा था कि वो 3 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट फेस करेंगे और फाइन देंगे 500 रुपीज 307 के अंदर, और 3 साल की सजा रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 1000 का फाइन सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट के अंदर, और 1 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट विद फाइन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट के अंदर सुना दी थी सजा। और अपीलेंट जो कि जिन्होंने यहाँ पे केस डाला है वो ऑलरेडी 1 साल 7 महीने की सजा काट चुके थे और कोर्ट से उनको बेल मिल गई थी कि वो जब तक अपील पेंडिंग है तब तक आप बेल पे उनको छोड़ दिया गया था। और जो केस जो था वो ये था कि 14/2/2003 को सो एंड सो डेट को अपीलेंट और को एक्यूज्ड मींस इनके साथ एक और कंपेनियन थे, वो कंप्लेनेंट जिन्होंने एफआईआर कराई थी उनके घर आए और उन्होंने कहा कि बाहर आए हैं। और कंप्लेन जब आए तो अपीलेंट ने जो कंप्लेंट का पार्ट है, जो एफआईआर जो भी है उसका पार्ट है, ये अपीलेंट एज एलिज्ड की फायरिंग की कंट्री मेड पिस्टल से, और कंप्लेनेंट जो कि जिन्होंने गवाही दी थी, अपनी गवाही भी दी थी, जो PW2 के नाम से मतलब ट्रीट किया गया उनको, और वो घर में भाग गए और जो बुलेट इंजरी से बच गए, और जो अपीलेंट और को एक्यूज थे वो भाग गए स्पॉट से मोटरसाइकिल पे, और जो कंप्लेनेंट की मदर थी वो प्रेजेंट थी घर पे, जो कि उन्होंने भी गवाही दी थी, इसलिए उनको PW3 कहा गया है। और कुछ कंप्लेनेंट के नेबर्स आ गए जो PW1, PW10 और PW11 थे, जब गन फायर की जो साउंड सुन के, और जो फायर आर्म जो वेपन यूज किया गया था इंसिडेंट में वो रिकवर कर लिया गया था अपीलेंट से, और एम्प्टी कार्टिलेज भी रिकवर कर लिया था। और प्रोसिक्यूशन ने चार्ज किया था अक्यूज्ड को 307 और 34 जो जिसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन, और 307 जिसे कहते हैं एक अटेम्प्ट टू द मर्डर, और सेक्शन 25 और 27 ऑफ आर्म्स एक्ट के। और जो एविडेंस को देखने के बाद, एग्जामिनेशन विटनेस करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था
और सजा सुना दी थी। और लेकिन जो को एक्यूज थे उनको छोड़ दिया क्योंकि चार्जेस जो थे वो प्रूव नहीं कर सके। और इतनी डेट सो डेट को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी अपीलेंट की कन्विक्शन और सेंटेंस को। अब उस आगे ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन जो क्रिमिनल होती है वो फाइल की गई। और अब इनके काउंसिल ने ये वर्ड्स उठाए, ये बताया कि अपनी सबमिशन दी कि जो टेस्टिमनी थी PW2 की वो हेयरसे एविडेंस के बेसिस पे और मदर की जो गवाही थी वो हेयरसे एविडेंस के बेसिस पे थी। कि प्रोसिक्यूशन पूरा का पूरा PW2 जो कंप्लेनेंट था उनके बेस पे आधारित था और जो मदर की जो स्टेटमेंट थी वो PW3 के अंदर थी वो हेयरसे के बेसिस पे थी, जो कि एक इंटरेस्टेड विटनेस है। कोई कॉरबोरेट एविडेंस और इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं आया जो कि सपोर्ट कर सके उनकी टेस्टिमनी को। और फिर बताया कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे और दैट प्रोसिक्यूशन तो बोथ इंसिडेंट जो प्रोसिक्यूशन जो विटनेस थे बाकी हॉस्टाइल हो गए। और जो टेस्टिमनी जो IO थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जो PW9 थे, उन्होंने कहा कि कोई एम्प्टी कार्टिलेज और पैलेट्स जो है और मौकाए वारदात से रिकवर नहीं हुई, और जिसकी वजह से एक डाउट क्रिएट होता है प्रोसिक्यूशन के केस पे। और कंप्लेंट सबमिट किया कि कंप्लेनेंट का जो है वो नेक्सस था पुलिस के साथ, मीन जिनके ऊपर जिन्होंने कंप्लेंट डाली है उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ उनकी अच्छी जान पहचान नेक्सस थी। और फादर जो है वो एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे और ब्रदर सिस्टर भी पुलिस ऑफिसर्स हैं। और बताया कि कंप्लेनेंट ने कोई विटनेस नहीं प्रोड्यूस किया जिसने इंसिडेंट को मौका वारदात पे उसको इंसिडेंट को देखा हो। अब रिस्पोंडेंट स्टेट ने ये कहा कि सपोर्ट किया जजमेंट को कि जो कन्विक्शन की जो जजमेंट है नीचे की कोर्ट में वो ठीक बताई है, और कहा कि कोई एरर नहीं हुई है, जो मतलब ट्रायल कोर्ट ने और नीचे की कोर्ट ने कोई एरर नहीं किया, जिनमें जो स्टेटमेंट पर जो रिलाई किया है कंप्लेनेंट की जो PW2 थे और PW3 थी, और उनकी टेस्टिमनी को कॉरबोरेट कर दिया बैलिस्टिक एविडेंस में। और जो फायर आर्म जो है वो सीज्ड किया गया और एम्प्टी कार्टिलेज जो अपीलेंट से रिकवर किया गया। अब मेरिट्स के देखने के बाद और मटेरियल्स परस्यू करने के बाद ये कोर्ट में निकाला कि प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने कंप्लेनेंट और मदर की जो स्टेटमेंट पर रिलाई किया, स्ट्रांगली रिलाइज किया। और स्टेटमेंट के बाद जो है निकल के आया कि निकलने के बाद व्हाई दे वर अक्यूज्ड अपीलेंट एंड कंप्लेनेंट केप्ट क्वाइट। इतने देर तक क्यों रहा? कंप्लेनेंट आस्क्ड देम टू लीव, देयरआफ्टर अक्यूज्ड totally took out the country, made pistol and fired the shot at the complainant. Accused and complainant sped away on the bike. The complainant has already run inside the house and therefore unharmed. और फिर इसके बाद जो मदर थी वो घर से बाहर आई, मतलब मदर थी और 3 नेबर्स थे, वो आए सीन ऑफ द अकरेंस में। अब यहाँ पे देख कोर्ट ने कहा कि कंप्लेनेंट और मदर और जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे, जो जितने भी इंडिपेंडेंट विटनेस थे, उन्होंने जो है वो कंप्लेनेंट और मदर को छोड़कर जितने भी इंडिपेंडेंट विटनेसेस उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने कोई मौका वारदात पे उन्होंने कोई इंसिडेंट को देखा हो। और जो सब इंस्पेक्टर थे PW9 क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कहा कि जो पुलिस स्टेटमेंट बस है कि उन्होंने कहीं नहीं देखा कि अक्यूज्ड जो अपीलेंट है उन्होंने गोली चलाई हो। अंडर सर्कमस्टांसेस जो अब कोर्ट ने कहा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो भी एविडेंस आता है सामने वो कंप्लेनेंट की टेस्टिमनी को ही देख के पता चलेगा। और उनकी जो मदर की जो टेस्टिमनी थी जो PW3 थी। और अब कोर्ट ने कहा कि जो मतलब काउंसिल ने कहा कि अक्यूज की जो मदर थी वो एक तरह की एक इंटरेस्टेड विटनेस होंगी। और लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि क्लोज रिलेटिव जो है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड विटनेस नहीं कहा जा सकता, और लेकिन रिलेटेड विटनेस को एविडेंस को अच्छे से केयरफुली स्क्रूटनाइज करना जरूरी है। और फिर यहाँ पे उनकी जो स्टेटमेंट्स को स्कैन किया, PW2 थे जो कंप्लेनेंट थे और PW3 थी जो कंप्लेनेंट की जो मदर थी। और यहाँ हमसे निकल के आया कि
कंप्लेंट ने अपने एग्जामिनेशन चीफ में ये बताया कि 2 से 3 पर्सन आए थे लोकेलिटी में और मदर भी सामने आई थी। PW3 ने जो डिपोजिशन दी उनका जो एविडेंस था वो ये निकल के आया कि मदर ने कहा कि मैंने पीछे पीछे उनको फॉलो किया था और क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि मैं तब आई जब मैंने गन शॉट की जो साउंड थी वो सुनी थी। तो ये तरह का थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आया और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया कि मैं अक्यूज्ड को नहीं जानती, मैं acquainted with the accused beforehand, मैंने पहले कभी अक्यूज्ड को देखा नहीं था। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट ने निकाला कि कंप्लेनेंट क्लियरली स्टेट्स दैट हिज मदर केम आउट टू स्पॉट आफ्टर द इंसिडेंट। जब कंप्लेनेंट ने कहा है कि वो मदर आई थी, जब इंसिडेंट के बाद वो जो है वो मदर सामने आई थी, मदर आई थी। और फिर चीफ एग्जामिनेशन में मदर ने कहा कि उसने कंप्लेनेंट को फॉलो किया जब वो बाहर गई और तो इसलिए वो इंसिडेंट को देखा। और जो क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि वो तब बाहर आई कि जब उन्होंने गन शॉट की जो साउंड थी उससे सुनी और फिर उन्होंने कहा कि इंसिडेंट को वरांदा से उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई और कोर्ट ने कहा कि देखिए इंसिडेंट जो हुआ था वो 10:30 नाइट के टाइम हुआ था। तो कहीं ये मेंशन नहीं है कि अक्यूज्ड और PW3 जो थे वो फैमिलियर थे, मतलब फैमिलियर टू दिस एक्सटेंट कि वो रिकॉग्नाइज कर सकते, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हो भागते हुए, मतलब जो वो फ्लीटिंग मूवमेंट में उनको रिकॉग्नाइज किया हो और जब वो अक्यूज्ड बाइक पे भाग रहे थे। तो कोई फीचर्स जो हैं डिस्क्रिमिनेबल फीचर्स हैं अक्यूज्ड अपीलेंट के नहीं दे पाई और इनफैक्ट उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि वो अक्यूज्ड अपीलेंट्स को नहीं जानती हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रॉबेबल होता है कि जो मदर थी, जो PW3 थी, वो रिकॉग्नाइज कर लें अपीलेंट अक्यूज्ड को रात के वक्त और कोई एफर्ट नहीं किया गया कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की परेड की जाए और एसोसिएट किया जाए अक्यूज्ड अपीलेंट को विद दी अलेज्ड इंसिडेंट के बाद। और स्क्रूटनी करने के PW3 के बाद, मदर की जो एग्जामिनेशन करने के बाद हम ये कहते हैं कि मदर की जो PW3 की जो स्टेटमेंट थी इट डज नॉट इंस्पायर दी कॉन्फिडेंस। और फिर इसके बाद देखिए हाई कोर्ट ने भी एम्फेसाइज किया कि रिकवरी ऑफ मोटरसाइकिल और कंट्रीमेड पिस्टल जो थी जो है अक्यूज अपीलेंट की पोजेशन से निकली। अब PW3 का एग्जामिनेशन था ये था कि मतलब मुझे उसने फिर ये कहा कि मैंने उसे लॉकअप में डाल दिया था और जब मैं रिटर्न आया और कोई पुलिस ने कोई व्हीकल सीज नहीं किया बिफोर मी, कोई पुलिस ने मेरी मौजूदगी में कोई व्हीकल सीज नहीं किया। अब यहाँ पर AGP थे, उन्होंने परमिशन ली कि इसकी लीडिंग क्वेश्चन पुट अप किया जाए क्योंकि वो जो है IO है जो हॉस्टाइल हो रहे हैं एग्जामिनेशन चीफ में और जो पुलिस है जो हॉस्टाइल हो रही है। और फिर उसमें पुलिस ने यही कहा कि मुझे नहीं पता कि जो मोटरसाइकिल जो सीज्ड हुई थी फ्रॉम अक्यूज्ड है कि बिफोर मी और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो मोटरसाइकिल जो है मेरी मौजूदगी में सीज्ड हुई थी कि नहीं हुई थी। ये एक लीडिंग क्वेश्चन जो है AGP थे उन्होंने पुट अप किया क्योंकि वो हॉस्टाइल हो गए। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी जो है वो बताया कि नेबर्स थे वो प्रेजेंट नहीं थे, पुलिस ने प्रोसीडिंग्स की और किसी नेबर के किसी मतलब जो थे उन्होंने कोई कंप्लेंट ने साइन नहीं किए डॉक्यूमेंट्स पे और पुलिस ने किसी नेबर्स को नहीं बुलाया जो कंप्लेनेंट के थे। और डिपोजिशन PW8 की थी, उन्होंने कहा कि अदर देन पिस्टल के अलावा कुछ भी जो है वो रिकवर नहीं हुआ इनकी प्रेजेंस में। और फिर सब इंस्पेक्टर PW9 थे, उन्होंने भी अपना एविडेंस दिया और उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल जो थी और कंट्री मेड पिस्टल थी वो कंप्लेंट जो साइज फ्रॉम द कंप्लेनेंट हाउस बेस्ड ऑन द डिस्क्लोज स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड अपीलेंट का जो डिस्क्लोजर किया गया उसके बेसिस पे कंप्लेंट के हाउस से मिली। और अब यहाँ पे निकाला कि जो सीजर्स हुआ है, मतलब जो कलेक्ट हुई, मतलब जो बरामदगी हुई PW5 और PW8 ने, उन दोनों की स्टेटमेंट वेरी कर रही है रिगार्डिंग द सेम। और PW5 ने कहा है कि कोई बाइक नहीं रिकवर हुई और इसलिए वो हॉस्टाइल हो गए प्रोसिक्यूशन में।
प्रोसिक्यूशन से हाउएवर PW8 जो कहते हैं कि कुछ भी रिकवर नहीं हुआ अदर देन दी पिस्टल को छोड़ के और कुछ रिकवरी नहीं हुई। और कॉन्ट्राडिक्ट खुद ही हो गए अपने आप से जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कि ब्लैक कलर एक जो स्प्लेंडर जो बाइक है वो सीज्ड हुई थी। तो अब इस स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन की जो होने की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो माइनर नहीं है, और इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन माइनर नहीं है तो इसलिए भी कोई इंस्पायर नहीं करता है कॉन्फिडेंस की इनकी जो स्टेटमेंट पे विश्वास किया जाए। और फिर कहा कि कोई रिकवरी नहीं हुई पैलेट की, एम्प्टी कार्टिलेज की और रिमेन्स ऑफ द गन पाउडर फ्रॉम द स्पॉट। तो कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आई और इसलिए कोई कनेक्शन नहीं बनता है बिटवीन दी सीज्ड वेपन एंड दी अलेज्ड इवेंट, अलेज्ड इंसिडेंट। जो वारदात हुई है और जो वेपन जो है वो बरामद हुआ है उनके बीच में कोई तरह का कनेक्शन नहीं बनता है। और इवन कंप्लेनेंट ने भी एक डिस्क्रिप्शन दिया है मोटरसाइकिल का, उसमें भी कोई लाइसेंस नंबर और ना ही कलर और कोई डिस्टिंग्विश फीचर जो है वो कंप्लेनेंट ने नहीं बताया। तो इसलिए इवन देयर यहाँ पर भी कोई लिंकिंग फैक्टर नहीं बताया कि जो व्हीकल सीज्ड हुआ है और जो इंसिडेंट है वो जब हुआ था उनके बीच में क्या लिंकेज है। अब यहाँ पे निकाल के आया कि जो इंपॉर्टेंट मेरिट थी प्रेजेंट अपील की अक्यूज्ड की 313 की स्टेटमेंट, देखिए जो मैं शुरू से कहता हूँ 313 की स्टेटमेंट, यहाँ पर कहा कि वो और कंप्लेनेंट एक ऑपोजिट स्टूडेंट पार्टीज के मेंबर मतलब से बिलोंग करते थे। अक्यूज्ड अपीलेंट ने क्लेम किया कि दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार चल रही थी इलेक्शन से संबंधित, और अक्यूज्ड अपीलेंट को फॉल्स इम्प्लीकेट कर दिया और इसलिए उन्होंने अपने 2 विटनेस भी प्रोड्यूस किए। डिफेंस ने भी यहाँ पर 2 विटनेस प्रोड्यूस किए, DW1 और DW2, टू प्रूव हिज एलिबी। ही मींस एलिबी मींस कि जब मौके वारदात पे वो था नहीं, वो और किसी जगह प्लेस पे था। तो ऐसा जो कोई भी कहे विटनेस कि मौके वारदात में नहीं था, मैं और किसी जगह पे था, अगर डिफेंस के तो उसको अपना एक एविडेंस देना पड़ता है अगर वो प्ली लेते हैं एलिबी का। तो अक्यूज्ड अपीलेंट ने अपॉइंट किया कि फादर, सिस्टर और ब्रदर जो थे वो एक ही पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। अक्यूज्ड अपीलेंट ने नोटिस कोर्ट की जो नोटिस में लाए कि कंप्लेनेंट ने एक और क्रिमिनल केस रजिस्टर किया था अपीलेंट के ऊपर, जिससे वो एक्यूटल हो गया था उनको। और फिर अब यहाँ पे कहा कि अल्टरनेट वर्जन जो होता है अक्यूज्ड अपीलेंट का, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 313 CRPC का एक वैल्यूएबल राइट दिया गया अक्यूज्ड को कि वो एस्टैब्लिश करे अपनी इनोसेंस को और कंसीडर करे बियॉन्ड अ स्टैट्यूटरी राइट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू द फेयर ट्रायल। तो ये एक जजमेंट का एग्जांपल दिया, रीना हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ असम की 2019 की थी। और फिर दूसरी जजमेंट कोर्ट ने देखी सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की 2021 की थी। यहाँ पर भी एम्फसाइज किया सिग्निफिकेंस क्या 313 का। तो ये एक डेलिनेटेड ड्यूटी बनती है ट्रायल कोर्ट की, एंड उसमें क्या बताया गया था, देखिए कोर्ट ने उस केस में बताया था कि बहुत कंसर्न है कि ट्रायल कोर्ट का कि वो स्टेटमेंट जो अक्यूज्ड का 313 का लेती हैं वो कैजुअल और कर्सरी मैनर पे लेती हैं और विदाउट स्पेसिफाइंग द क्वेश्चनिंग द अक्यूज्ड टू हिज डिफेंस। कोई क्वेश्चन ऐसा पुट अप नहीं करती जिससे वो अपना डिफेंस साबित करे, एक कैजुअल मैनर पे और कर्सरी मैनर पे लेती हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड अंडर 313 को एक प्रोसीजर फॉर्मेलिटी ना समझें, और ये क्योंकि ये बना होता है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द फेयरनेस। और यहाँ पे बताया कि द वैल्यूएबल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और दी अल्ट्रम पैरटम मींस, और इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर ही बना हुआ है और इससे एनेबल होता है अक्यूज्ड कोर्ट की वो अपना एक्सप्लेनेशन दें, जो भी उनके सामने इंक्रिमिनेटरी मटेरियल रखे जाएं, और ये एक ऑब्लिगेशन बनता है कोर्ट का कि वो क्वेश्चन करें अक्यूज्ड को वो फेयरली और विद केयर एंड कॉशंस के साथ, और इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस अक्यूज्ड के समक्ष जरूर रखें ताकि उससे वो रिस्पॉन्स ले सकें। और ड्यूटी जो है काउंसिल ऑफ द अक्यूज्ड के ऊपर भी बनती है कि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर करें और जो ट्रायल चालू होता है विद कॉशंस के साथ। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फिर देखिए प्रेसिडेंट्स हुए, तो उस प्रेसिडेंट्स को देखते हुए एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड का भी लिया गया और फिर उन्होंने अपने जो है डिफेंस का प्ली ली
और कहा कि मैं वोट देने गया था ये सो फिर डिपोजिट, फिर अपने 2 विटनेस भी खड़े किए थे उन्होंने। DW1 उनका एग्जामिनेशन चीफ के ऊपर बताया गया है और DW2 का जो भी एग्जामिनेशन चीफ हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने निकाला कि जब अक्यूज को एग्जामिन किया गया और उन्होंने अक्यूज ने खुद कहा कि वो एक विलेज पे गए थे, विलेज में गए थे इंसिडेंट के टाइम, और उसको प्रूव करने के लिए वो अपने 2 डिफेंस विटनेस लाए और कॉर्रोबोरेट किया कि उनकी मौजूदगी विलेज में थी। और अक्यूज ने कहा कि उन्हें फॉल्सली फंसाया जा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से। अब विदाउट इस प्ली को कंसिडर किए बिना ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। अब क्या ऑब्जर्वेशन की उसके ऊपर बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसको। ये ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि एविडेंसेस ऑफ एलिबी का और डिसबिलीव कर दी डिफेंस विटनेस को। और क्या ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व की वो यहाँ बताया गया है। और हाई कोर्ट ने भी बिना इंडिपेंडेंटली एनालाइज किए और स्टेटमेंट को अपहोल्ड कर दिया ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को। और ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। और इस केस में नीचे की जो कोर्टों ने डिफेंस वर्जन को स्क्रूटनाइज नहीं किया और जो अपीलेंट अक्यूज ने जो स्टेटमेंट दी थी 313 का उसको भी कंसिडर मतलब जो है स्क्रूटनाइज नहीं किया। और अब यहाँ पर बताया कि 313 का जो ऑब्जेक्ट ये है कि एक एस्टेब्लिश करे डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट और अक्यूज्ड के बीच में। अब यहाँ पे 313 के ऊपर बताया गया ऑब्जर्वेशन दिया है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन नहीं है मतलब क्या एनालिसिस किया है। तो 313 को बताया गया है कि अक्यूज को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक्सप्लेन करे एडवर्स सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से जो कि निकल के आए हैं उसके अगेंस्ट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो बनती है, ऑल एविडेंसेस एडवर्स एविडेंसेस दिए जाएं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, जिसकी वजह से अक्यूज को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आर्टिकुलेट करे अपने डिफेंस को और अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें। और इसी के बेसिस पे जो अगर सर्कमस्टांसेस को बंडल कर दिया जाए और सिंगल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि बताओ क्या हुआ, तो वो सारे चीजों को रैशनल और इंटेलिजिबल एक्सप्लेनेशन से नहीं बता पाएगा। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज है डिफीट करती है फेयर अपॉर्चुनिटी को, बल्कि एक तरह की एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी होगी। तो इस तरह के नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ 313 की वजह से एक काफी ज्यादा प्रीजुडाइज होता है अक्यूज्ड को, और कोर्ट को बेनिफिट नहीं दे पाती, may not have the benefit of all the necessary facts and circumstances to arrive a fair conclusion। मींस पहले तो प्रोसिक्यूशन का ही सुनते रहे, अब अगर जब तक अक्यूज्ड का वर्जन नहीं सुना जाएगा तो कोर्ट ने ये बताया कि सारे नेसेसरी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को नहीं एनालाइज कर पाएगी और एक फेयर कंक्लूजन मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए 313 की स्टेटमेंट का काफी ज्यादा अहमियत बताई गई है इसमें। और बताया कि ओमिशन जो था ट्रायल को अफेक्ट नहीं करता है अनलेस कि अगर अक्यूज्ड है वो फेल टू प्रूव कि बहुत ज्यादा प्रिजुडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ अक्यूज्ड ने कोई ऐसा सीरियस प्रिजुडाइज नहीं रेज किया जिसकी वजह से और इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से। हाउएवर अब काफी सालों से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ मैटर की वजह से। अब हम ये समझते हैं कि राइट ऑफ अक्यूज्ड को फेयर एंड एक्सपीडिशियस ट्रायल, तो हम इस मैटर को अपनी मेरिट्स पर अलग से डिसाइड करते हैं, मेरिट्स पे डिसाइड करते हैं। और फिर यहाँ पे बताया कि एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ की बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है अक्यूज्ड के ऊपर, मतलब प्रूफ एंड द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। और अक्यूज्ड को अपना डिफेंस जो है वो एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे देना पड़ता है और सिर्फ वेल सेटल्ड है कि उसको अपना डिफेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है रीजनेबल डाउट के ऊपर, बट एक अपने सिर्फ जो प्रीपोंडेंसीज ऑफ दी प्रोबेबिलिटीज है सिर्फ वहां तक ही उसको साबित करना है। ये सारी जजमेंट्स आई हुई हैं और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक प्लॉजिबल वर्जन, वंस एक प्लॉजिबल वर्जन जो है वो डिफेंस के 313 के अंदर दे दिया जाता है एग्जामिनेशन स्टेज पे, तो ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो नेगेट करे इस तरह के डिफेंस प्ली को। और यहाँ पे आगे बताया भी कि ये सॉलिड ड्यूटी होती है कोर्ट की कि डिफेंस को, ये डिफेंस के जो है उसको भी कंसीडर करें और मस्ट बी कंसीडर विद कॉशन और स्क्रूटनाइज करे बाय एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द जज। जो जज है वो अपना एप्लीकेशन माइंड ये अडॉप्ट करें और फिर मे और एक्सेप्ट और दी और रिजेक्ट द सेम। और इट कैनॉट बी डन क्यूरियसली, मतलब एक कैजुअल मैनर पे ना करें।
और रीजनिंग और एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन राइटिंग। सिर्फ ये नहीं कि एप्लीकेशन माइंड कर लिया और बस हो गया, जब तक वो जजमेंट में नजर नहीं आएगा तब तक वो नहीं बताया जाएगा। और यहाँ पर निकल के ये आया कि जो नीचे की कोर्ट्स ने अपनी ड्यूटी, सॉल्वेंट ड्यूटी जो है वो नहीं कर पाई, और एविडेंस था जो अक्यूज्ड का वो कैजुअल मैनर में डील किया गया। तो इस तरह से जो है नीचे की कोर्टों ने के ऑर्डर को बदल दिया और अपील को अलाउ कर दिया, और जो सेंटेंस थी उसको सेट असाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।